जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, जिनको अपन मानसिक परेशानी बोलते हैं, इन मानसिक परेशानियों के ना 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होता है ना, वो तो होता है कि ऑटोमेटिक थॉट्स आना। अब ऑटोमेटिक थॉट्स है ना, देखो 2 तरह के हैं। अब मैं इनको पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोलता हूं। अब कुछ लोग इसको जो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे दिमाग में पॉजिटिव नहीं, मेरे में दिमाग में सब कुछ ही चलता रहता है, पॉजिटिव ही चलता रहता है, कोई ख़राब चीज़ नहीं आती, दिमाग में एकदम सही सही ही चलता रहता है ना। लेकिन फिर भी हम क्या रहते हैं, उससे परेशान रहते हैं। हमारे अंदर जो विचार आते हैं ना, देखो विचारों की 2 अवस्थाएं होती हैं। उसी के आधार पर ही ये तय होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, हम नॉर्मल हैं या नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये विचार की जो 2 अवस्था वो कौन सी है? एक तो ये अवस्था कि आपके मन के अंदर जो भी विचार आता है, एक तो वो आपके नियंत्रण में है, भी वो आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप सुबह जिस चीज को कर रहे थे, आपके मन में बस उसी कार्य को करने से रिलेटेड आपके मन में विचार चल रहा है। दोपहर में कार्य कर रहे थे, आपके मन में उसी कार्य को करने का ही विचार चल रहा है। शाम को आपका कार्य खत्म हो गया, आपका माइंड भी क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। एक तो ये अवस्था है। जैसे आप कोई भी गाड़ी चलाते हो, आप जब उसमें रेस लगाते हो तो गाड़ी चलती है, अगर आप रेस नहीं लगाते तो गाड़ी नहीं चलती। आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुक जाती है। ये तो है नियंत्रित अवस्था। तो हमारे दिमाग की अगर नियंत्रित अवस्था है कि आप जैसा सोच रहे हैं, आप जैसा चाह रहे हैं, वैसा ही विचार आ रहा है, आपकी चाहत के अनुसार चीज़ें हो रही है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ तो मेरा ध्यान पूरा खाने में ही है, मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान किस में है, ऑफिस के कार्य में है, मैं अगर कहीं घूमने जा रहा हूँ तो पूरा ध्यान वहीं पे है। मतलब जो वर्तमान है, जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ में मेरा क्या है, कनेक्शन है। तो ये जो नियंत्रित अवस्था है ना, ये अवस्था तो है नॉर्मल अवस्था। अब जैसे मान लो कि शाम का मैंने कार्य अपना खत्म कर लिया और अब मैं बिस्तर पे गया, बेड पे गया, तो स्वाभाविक तौर पर ये मशीन क्या होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए। ये मशीन क्या होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। और ये मशीन शांत कब होगी, जब इसमें कुछ भी नहीं चल रहा होगा। लेकिन अगर इस मशीन के अंदर कुछ भी चल रहा है, चाहे आज पूरा दिन जो हुआ वही चल रहा है, कल क्या होगा उसका चल रहा है, पुरानी कोई बात उठ के आ रही है उसका चल रहा है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये कर दिया, अगर ये सब चल रहा है, जबकि आप क्या चाह रहे थे वहां पर, सोना चाह रहे थे, आप नींद चाह रहे थे, इसका मतलब ये मशीन हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो एक तो हमारे अंदर जो विचार आते हैं, उन विचारों की कौन सी अवस्था है, नियंत्रित अवस्था। आपने रेस लगाया, चालू हो गया, आपने ब्रेक लगाया, रुक गया। आप एक ऐसे घोड़े पे बैठे हो जिसकी लगाम आपके हाथ में है ना, जब आप उसको दौड़ाना चाह रहे हो वो दौड़ रहा है, और जब आप उसको रोकना चाह रहे हो रुक रहा है। आप एक ऐसी गाड़ी में हो जिसमें स्टीयरिंग आपके हाथ में, आपको चलानी भी आती है, आपने रेस दबाया, गाड़ी चल रही है, और आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक रही है। अगर वो अवस्था है तो आप नॉर्मल अवस्था में हो। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि विचार किस तरह का चल रहा है, कि मरने का विचार आ रहा है या सब खत्म होने का विचार आ रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि नियंत्रित है तो पॉजिटिव है ना, नियंत्रित है तो वो क्या है, पॉजिटिव। और अगर हमारे मन की अवस्था, हमारे विचारों की अवस्था अगर अनियंत्रित है, तो मामला हमारा क्या है, गड़बड़ है। अनियंत्रित का मतलब आप रोकना चाह रहे हैं, नहीं रुक रहा, आप सोना चाह रहे हैं, चल रहा है ना, आप किसी काम में अपना ध्यान लगाना चाह रहे हैं, फिर भी वो चल रहा है। अगर हमारे दिमाग की अनियंत्रित अवस्था है, विचार अगर अनियंत्रित रूप में है, तो मामला हमारा क्या है, गड़बड़ है। इस अनियंत्रित अवस्था को हम अति वाली अवस्था बोलते हैं। जैसे खेत के अंदर खरपतवार भी उगती है और फसल भी उगती है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये सही चल रहा है। लेकिन अगर मान लो खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाए,
अनियंत्रित रूप से हो जाए कि भाई आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे, इतनी ज्यादा हो गई, तो फिर आपकी फसल की जो मात्रा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, अनियंत्रित अवस्था। ठीक है। तो कोई सा भी ऐसा विचार जो आपके मन के नियंत्रण को गड़बड़ करता है, वो जो अवस्था होती है ना, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली अवस्था होती है ना। समझ में आया। नेगेटिव और पॉजिटिव कब बोलते हैं अपन, अगर नियंत्रित है तो आप इसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव। और अगर हमारे विचार जो है वो अनियंत्रित है तो इसको मैं नेगेटिव बोलता हूं। कई लोग कहते हैं कि सर मैं अपने घर वालों के साथ में बैठा हूं तो मैं उनके साथ में बैठना चाहता हूं, मैं उनके साथ में बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं बातचीत नहीं कर पाता। मैं उनके साथ में इंटरेक्ट करना चाहता हूं, इंटरेक्ट नहीं कर पाता। मैं अपना काम में ध्यान लगाना चाह रहा हूं, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा। दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ ख्याल चलता रहता है। ये जो अनियंत्रित ख्याल चलना है, इसी अनियंत्रित ख्याल को ही हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है। नेगेटिव का मतलब खाली ये नहीं है कि मेरे मन में इस तरह के विचार आना कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, है ना, मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, घर वालों को कुछ हो जाएगा, या मैं अकेले रह जाऊंगा। ये भी एक नेगेटिव का टाइप है। लेकिन अगर अपन ओवरऑल अगर अपन नेगेटिव की बात करते हैं कि मोटे तौर पे अपन नेगेटिव किसको बोलते हैं, ये है हमारे मन की एक अवस्था जिसमें हमारा जो मन है वो क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। अब जब मन अनियंत्रित होता है ना, तो उसके कारण से क्या है कि हमारे अंदर, अब देखिए अगर कोई चीज कंटिन्यूसली चल रही है, अगर लगातार चल रही है, तो दिमाग में जो लगातार चलने वाली जो अवस्था है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओवर थिंकिंग। कि दिमाग के अंदर बहुत सारे जो ख्याल है, बहुत सारे जो विचार है, वो लगातार लगातार चले जा रहे हैं। ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना, इस ओवर थिंकिंग के कारण हमारे दिमाग में एक रसायन है, उसका बदलाव आ जाता है, जिसको केमिकल इम्बैलेंसिंग बोलते हैं। हमारे दिमाग के अंदर रसायन के अंदर क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। और वो रसायन जो होता है, जिसको आप बोलते हो सीरोटोनिन, और एक और रसायन होता है जिसके साथ में, जिसको अपन बोलते हैं डोपामिन। कौन कौन से दो रसायन है, सीरोटोनिन और डोपामिन। कौन से रसायन है, सीरोटोनिन और डोपामिन। ये जो दो रसायन है ना, इनको अपन खुशी का रसायन बोलते हैं। कौन सा रसायन बोलते हैं, खुशी का रसायन। अगर इन दो रसायनों की मात्रा अगर हमारे दिमाग में सही है, तो फिर आपको खुशी महसूस होगी। आपके मन की अवस्था, इसका मतलब आप कौन सी अवस्था में हो, नियंत्रित अवस्था में हो। और अगर आपका मन अनियंत्रित अवस्था में जाता है, ओवर थिंकिंग में जाता है, तो हमारे दिमाग में रसायन में बदलाव आता है, सीरोटोनिन और डोपामिन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। अब इनकी मात्रा जैसे ही घटती है ना, तो फिर हमें मानसिक परेशानी का प्रभाव देखने को मिलता है। जो भी मानसिक परेशानी है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसके कारण हमारे अंदर लक्षण पैदा होते हैं। आपसे पूछता है ना, डॉक्टर पूछता है, जैसे आप मुझसे मिलते हो तब मैं पूछता हूँ भाई क्या दिक्कत रहती है। अभी जैसे अपन ने बात किया तो मैंने आपसे पूछा कि भाई आपको क्या शिकायत रहती है, आपको क्या परेशानी रहती है। तो ये जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण, इनसे हमें पता चलता है कि अच्छा हमारा जो मन है वो अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, हमारा जो मन है वो अभी क्या है, बीमार है। ये हमें इससे पता चलता है। लक्षण जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इमोशनल जो लक्षण है, जिसमें घबराहट महसूस होना, डर सा लगना, बेचैनी सी होना, है ना, फियर सा फील होते रहना, एकदम भीतर से खालीपन सा महसूस होता है। होता ना, कई बार ऐसा होता है कि सबके बीच में बैठे तो हैं लेकिन अंदर एकदम खालीपन सा लगता है, जैसे ऐसा लगता है कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है। कई बार ऐसे भी लगता है यहाँ पे भी मैं क्यों हूँ। इस तरह के हमारे अंदर क्या चलते रहते हैं, ख्याल चलते रहते हैं। तो ये क्या है, हमारे इमोशनल सिम्टम। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सिम्टम क्रिएट होते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ख्यालों की एक श्रृंखला में चला जाता है।
है ना। एक आपने सुलझाया, फिर दूसरा, दूसरा सुलझाया, फिर तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, चौथे के बाद में पांचवा। ये लगातार 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 हमारे अंदर क्या चलते रहते हैं, ख्यालों की श्रृंखलाएं शुरू हो जाती है। फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब भी हमारे अंदर इन रसायनों का बदलाव होता है ना, जो आपका सेरोटोनिन और डोपामिन जब भी आपका गड़बड़ होता है, तो हमारे अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना। कौन सा होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको ANS बोलते हैं। ऑटोनॉमिक, जैसे अपने आजकल मोबाइल है, या जैसे आपके टीवी आ रहा है, वो ऑटोमेटिक टीवी आ रहा है, मिक्सी आ रहा है, वो ऑटोमेटिक आ रहा है कि अपने आप चलता रहता है ना। तो हमारे अंदर भी एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो अपने आप चलता है, तो उसकी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। और जब उसकी गड़बड़ी पैदा होती है तो हमारे अंदर क्या पैदा होते हैं, शारीरिक लक्षण पैदा होते हैं। और उन शारीरिक लक्षणों के अंदर जैसे सिर भारी होना, सिर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द सा महसूस होना, नींद की शिकायत पैदा होना, है ना, गले के अंदर भारीपन सा महसूस होना, गर्दन के अंदर भारीपन सा महसूस होना, छाती के ऊपर भार सा महसूस होना, सांस के अंदर दिक्कत महसूस होना, ऐसे सांस खींच खींच के लेना, मुंह खोल के सांस लेना, एकदम यहाँ पे छाती पे भार सा महसूस होता रहता है, पेट की शिकायत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पेट में एक अजीब सा भारीपन होता है, गैस बनने लग जाती है, कईयों को जैसे कब्ज होने लग जाती है, कईयों को दस्त लगने लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, स्कूल जाते हैं जो बच्चे, एग्जाम्स आते हैं तो उनको दस्त शुरू हो जाती है, या स्कूल के नाम पे दस्त शुरू हो जाती है। वो दस्त जो है वो बेसिकली क्या है, क्योंकि स्कूल का स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, लोड क्रिएट हो रहा है, उसके कारण ANS गड़बड़ कर रहा है, और उसकी वजह से उसका क्या होने लग जाता है, पेट दर्द होने लग गया, उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, या उसकी वजह से उसको दस्त लगने लग गई, उसकी वजह से गैस बन रही है पेट के अंदर। इसके अलावा हाथों पाँव में कंपन सा भी होता है बहुत सारे लोगों के। कईयों का ऐसा रहता है कि सर हम जब लोगों के बीच में जाके बातचीत करते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ में जब इंटरेक्ट करते हैं, तो उस इंटरेक्शन के अंदर जो है वो पहले से ही हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चलने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, और हाथों पाँव में क्या होने लग जाता है, कंपन सा होने लग जाता है। ये अवस्था भी इसी के कारण से ही है। इसी की वजह से चक्कर जैसा भी महसूस होता है कि सर हम जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नीचे गिर जाऊंगा, मुझे ऐसा फील होता है ना। इसी की वजह से ही हमारी जो भूख है, हमारी जो एपेटाइट है, वो भी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। खाना है वो प्रॉपर हमें अच्छा लगता नहीं है, भूख हमें प्रॉपर अच्छी लगती नहीं है, पूरे दिन एक सुस्ती थकावट सी महसूस होती रहती है। तो ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स है, किसके कारण से, हमारे ANS की वजह से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से, है ना। इसके अलावा बिहेवियरल सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। उसके अंदर क्या है कि फिर जो हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ में हमारा कनेक्शन हमें फील नहीं हो पाता। जो एक मज़ा मिलना चाहिए, जो एक आनंद मिलना चाहिए, जो एक मस्ती मिलनी चाहिए, वो महसूस नहीं हो पाती। जो जुड़ाव होता है ना हमारे आसपास, घर वालों के साथ में बैठे हैं तो भी बड़ा मज़ा है ना, वो जुड़ाव हम फील नहीं कर पाते। तो वो किस कारण से, ये सारे क्या है, हमारे जो भी मानसिक परेशानी है, जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके ये सारे के सारे क्या है, लक्षण है जो हमें फील होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हमें फील हो सकते हैं, जैसे कईयों को इसकी वजह से बुखार भी आ सकता है ना, साइकोलॉजिकल फीवर बोलते हैं जिसको अपन, है ना। कईयों का पेट दर्द भी हो सकता है, कईयों को जैसे टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए उनका जैसे मेमोरी है वो भी गड़बड़ हो जाता है, कईयों के अंदर बेहोशी भी आ सकती है ना, कि अचानक एकदम नॉर्मल थे और अचानक क्या हो गई, बेहोशी आ गई। ये सारे सिम्टम्स भी इसके अंदर होते हैं, जिसमें अपने लोकल भाषा में दांत जुड़ना बोलते हैं। ये भी इसी का ही लक्षण है। जी 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 जी, ये इसी का ही सिम्टम है, जो मेमोरी का, या चीज़ों को सही तरीके से याद नहीं रख पाना, चीज़ों को सही तरीके से रिकॉल नहीं कर पाना, ये सारे क्या है, इसी के ही लक्षण है ना। अब देखिए, यहाँ से बाहर जो निकलने का जो रास्ता है, इससे बाहर निकलने का रास्ता बहुत सिंपल सा रास्ता है, लेकिन इस रास्ते के ऊपर चलने में बहुत समय लगता है। वो क्यों समय लगता है वो भी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझना
कि हमारे पास में इसको ठीक करने के दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो क्या है हमारे पास में, दवाई वाला जो ऑप्शन है, जो मेडिसिन वाला ऑप्शन है। अब दवाई जो होती है वो खुद क्या होती है, एक प्रकार का रसायन होती है। दवाई जो होती है वो खुद क्या होती है, रसायन होती है। तो ये जो रसायन है, ये इस रासायनिक बदलाव को तो थोड़ा बहुत ठीक कर देता है। भाई अपने भीतर इस रसायन की गड़बड़ी हो गई, अपने भीतर सेरोटोनिन की कमी हो गई, अपने भीतर डोपामिन की कमी हो गई, जिसकी वजह से हमें खुशी महसूस नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हम अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे, तो ठीक है भाई, बाहर से क्या ले लो, थोड़ा सा रसायन ले लो। भाई अपने घर के अंदर मान लीजिए कि दही जमाना है और अपने घर में दही का जामन नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, पड़ोस से लेके आ जाते हैं और अपने घर पे क्या कर लेते हैं, उसको दही जमा लेते हैं। ठीक है, तो जब अपने भीतर नहीं है तो अपन क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। पर क्या आप बाहर से हमेशा ले सकते हो? आप पड़ोस वालों से रोजाना मांग मांग कर काम चला सकते हो क्या? आप रोजाना काम नहीं चला सकते। आप थोड़े दिनों बाद में आपको क्या है कि बहुत खराब सा महसूस होने लग जाएगा, आपको लगने लगेगा कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या रोजाना ही मांगने आ जाते हैं, है ना। तो रोजाना ये जो बाहर से लेने वाली जो प्रक्रिया है, ये इतनी काम नहीं करती, लेकिन ये सहारा एक देती है ना। इससे हमारा जो ये रासायनिक बदलाव वाला पार्ट है, ये थोड़ी देर के लिए क्या होता है, ठीक होता है। ये थोड़ा हमें अच्छा फील करवाता है, जिसके कारण हमें इन लक्षणों के अंदर तो क्या मिलता है, आराम मिलता है। हमारा थोड़ा सिर दर्द कम हो जाएगा, हमारी घबराहट कम हो जाएगी, हमारी बेचैनी कम हो जाएगी, हमारा नींद वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, नॉर्मल फील करने लगेंगे। ये सारी चीजें तो इसमें थोड़ा बहुत होता है ना। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये कब तक खानी पड़ेगी? भाई ये तो खानी पड़ेगी अगर आपके खुद के घर में आपको दही जमाना नहीं आता, या आपके घर में खुद के जामन नहीं है, तो आपको जामन क्या लेना पड़ेगा, बाहर से लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि भाई मैं इसको बंद भी करूं, है ना, मैं इसको हटाऊं भी, तो हमें हमारी ये जो समस्या है ना, जो रासायनिक बदलाव जो आपके भीतर हो रहा है, ये बदलाव हो ही क्यों रहा है, वो वजह भी हमारी क्या हो, सही हो। ये जो रासायनिक बदलाव हो रहा है, इस बदलाव की जो वजह है, जब तक इस बदलाव की वजह को अपन सही नहीं करेंगे, तब तक तो भाई साहब आपको बाहर से लेना पड़ेगा, भले ही आपको ये पसंद हो चाहे पसंद ना हो। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर हम दवाई लेना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन इसके जो रूट मैकेनिज्म है इसको तो सही करना पड़ेगा ना। अगर आप इसको सही नहीं करोगे तो ये नॉर्मल होगा कैसे? भाई आप अपने घर के अंदर अगर नहीं जमाओगे तो आपको बाहर से तो लाना ही पड़ेगा। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो ठीक है, आपने होटल से मंगवा लिया, आपने एक बार मंगवा लिया, दो बार मंगवा लिया, तीन बार मंगवा लिया, अब आप कहते हो कि मैं कब तक मंगवाता रहूंगा। तो भाई इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल सा है कि घर के अंदर क्या सीखा जाए, खाना बनाना सीखा जाए। अगर घर में आप खाना बनाना नहीं सीखोगे तो या तो मांग के खाना पड़ेगा या बाहर से लेना ही पड़ेगा। तो ये जो दवाई है, ये एक प्रकार की होटल से मंगवाया हुआ खाना है या पड़ोस से मांग के लिया हुआ जामन है। ठीक है, और अगर हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो फिर हमें हमारा जो खाना बनाने का जो तरीका है उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसे हमें सीखना पड़ेगा। और उसको जितना हम सीखेंगे, उसको जितना हम अंडरस्टैंड करेंगे, जितनी हमारे अंदर उसकी स्किल पैदा करेंगे, उतना ही हम इसको धीरे धीरे कम कर पाएंगे, धीरे धीरे इसको हटा पाएंगे। और अगर हम खुद अपने भीतर इस चीज को सही नहीं करेंगे तो फिर ये बाहर से तो लेना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास में नहीं है। ये समझ में आया आपको, है ना, कि भाई आपके ठीक है कि आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उसके लिए आपको दवा दे दी गई, ठीक है, उससे आपको राहत मिल गई। आपका पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको दवा दे दी गई। आपको नींद का प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको दवा दे दी गई, है ना। लेकिन ये दवा बाहरी है ना, और समस्या का कारण हमारे भीतर का है।
और जब तक ये भीतर का कारण सही नहीं होगा तब तक आपको बाहर की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। भाई मान लो घर में कोई ऐसी बहू आ जाए वो खाना बनाए ही ना, कि नहीं मैं तो नहीं बनाती, तो फिर आपको लाना ही पड़ेगा भाई बाहर से, या तो कोई दूसरा लाओ जो घर पे खाना बनाए, या फिर बाहर से खाना लेके आओ, होटल से लाना ही पड़ेगा ना। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि घर के अंदर ही कोई ऐसा मेंबर तैयार हो जो खाना बनाए। तो ये जो तरीका है हमारा, ये तरीका क्या है, इसको थोड़ा समझना कि हमारे अंदर ये जो रासायनिक बदलाव है, ये बदलाव होता क्यों है। ये बदलाव इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो मन है वो क्या है, अनियंत्रित अवस्था में है। हमारा जो मन है वो अनियंत्रित अवस्था में है। ये जो नियंत्रित अवस्था है इसके अंदर हमारे अंदर कोई रासायनिक कमी नहीं आती। हमारे दिमाग में जो रसायन है वो फुल मिलता है, रसायन फुल मिलता है तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई लक्षण पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आपका मन अनियंत्रित अवस्था में है तो आपके अंदर ये रसायन का बदलाव आएगा और उसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर समस्या पैदा होगी। आपके अंदर अलग अलग प्रकार के लक्षण पैदा होंगे। उन लक्षणों के पैदा होने की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता, है ना। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्ट मेरा हटे और मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा भी महसूस करूं, तो मुझे मेरे मन की जो अनियंत्रित अवस्था है, इस अनियंत्रित अवस्था से मुझे किधर आना पड़ेगा, नियंत्रित अवस्था की तरफ आना पड़ेगा। और मैं इस अनियंत्रित से नियंत्रित अवस्था की तरफ आऊंगा तो फिर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुझे इन चीज़ों की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई ज़्यादा साइंस तो नहीं बता रहा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी बात है ना। कि ये जो रासायनिक बदलाव, अगर इस बदलाव को मुझे सही करना है, अगर मुझे मेरा खुद का सेरोटोनिन, मुझे खुद का जो डोपामीन है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में ही बनते हैं, ये हमारे दिमाग में ही बनते हैं। तो जो दिमाग में बनने की जो प्रक्रिया है, वो जिस कारण से वो डिस्टर्ब हुआ है, अगर आप उस कारण को खत्म कर दो, जिस कारण से ये गड़बड़ हुआ है उस कारण को आप खत्म कर दो, तो ये रसायन आपके दिमाग में वापस बनने लग जाएंगे। बनने लग जाएंगे तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और बाहर का तो बाहर का ही होता है भाई। ये इस कारण से गड़बड़ होता है क्योंकि माइंड हमारा अनियंत्रित है, मन जो है वो हमारा नियंत्रित नहीं है। अच्छा, ये अनियंत्रित भी क्यों होता है, इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण हैं जिनमें अपन धीरे धीरे उनके अंदर एंट्री मारेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबी कहानी है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि भाई खेत के अंदर एक किसान काम कर रहा है, समझना इस बात को कि खेत के अंदर किसान काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर 10% खरपतवार होता है तो फसल 90% बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर खरपतवार 20% है तो फसल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, वो जो खरपतवार है वो अनियंत्रित हुई क्यों? क्योंकि टाइम से उसको निकाला नहीं गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निराई और गुड़ाई बोलते हैं ना, कि भाई उस फसल, वो जो खरपतवार है उसको हमने क्या है कि टाइम से निकाल लिया। टाइम से निकाल लिया तो फसल अपने आप ही क्या होगी, बहुत बढ़िया होगी। वो खरपतवार क्या होगी, अनियंत्रित नहीं होगी। कोई भी चीज अनियंत्रित हो रही है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारी तरफ से हुई है। खेत के अंदर भी अगर कोई भी चीज अनियंत्रित हुई है तो मतलब गड़बड़ हुई है कि टाइम से जो चीज करनी चाहिए थी वो चीज जी जी अपने मन के अंदर विकार है वो हम कम से कम आने देवें। लेकिन अब यहां पर एक सवाल फिर पैदा होता है कि भाई वो जो खरपतवार है हर किसान निकालना चाहता है, बट फिर भी वो निकली क्यों नहीं? क्योंकि कोई अपना नुकसान तो चाहेगा नहीं। भाई कोई भी नहीं चाहता कि उसका मन अनियंत्रित हो। कोई भी ऐसी गाड़ी में सवार नहीं होना चाहता जिसका ब्रेक ना लगता हो, फिर भी वो सवार हो जाता है और उसको पता चलता है कि गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा। भाई अपने, जैसे मान लीजिए कि अपने देश में कोई आतंकवादी आता है, वो आता तो एयरपोर्ट से है। अगर एयरपोर्ट पे उसको रोक लिया जाए तो क्या देश के अंदर कोई आतंकवादी घटना घटित होगी? नहीं होगी। लेकिन वो एयरपोर्ट पे क्यों नहीं रोका जा रहा? क्योंकि हो सकता है कि वो जो आतंकवादी है वो आतंकवादी ना बन के एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे अंदर आया और उसको पहचानने में गलती हो गई।
खेत के अंदर भी ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अगर वो ये नॉर्मल कंसीडर करता है कि नहीं भाई अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, तो उसके चक्कर में वो निराई और गुड़ाई उतनी नहीं करता जितनी उसको करनी चाहिए, तो फिर वहां पर मामला क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। वही सेम चीज हमारे साथ में भी होती है। हमारे दिमाग के अंदर जब थोड़ी 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 चीजों की गड़बड़ें जब शुरू होती है, उस समय हमें चीजें जब नॉर्मल लगती है कि भाई ये तो नॉर्मल ही है, इस तरह की चीजें तो ये नॉर्मल ही है, धीरे धीरे हमारी आदत क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। और जब एक बार चीज़ों की आदत पड़ जाती है ना, तो हमें वो चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाती है। और जब वो नॉर्मल लगने लग जाती है, लेकिन वो हमारे अंदर पैदा क्या कर रही है, अनियंत्रण पैदा कर रही है, लेकिन हमें वो क्या लग रही है, नॉर्मल लग रही है। इस कारण से हम उसको सही नहीं कर पाते। समझ पा रहे हो मेरी बात? भाई आपके घर में अगर कोई दूसरा रसोईया आ रहा है, कोई बाहर का रसोईया आ रहा है, तो आप उसको समझा सकते हो। लेकिन अगर आपके घर वाला ही रसोईया गड़बड़ कर रहा हो, तो आप समझा सकते हो क्या? दो बातें बोल के देखो, शाम का खाना खाना है या नहीं खाना है ना। जब चीजें जो है वो इस तरह की हो जाती है कि हम उनको नॉर्मल समझने लग जाते हैं, लेकिन वो होती गड़बड़ वाली है। और आप जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि जिस टाइम पे जब गड़बड़े हो रही थी, उस टाइम पे वो बात नहीं बोली गई, वो एक्शन नहीं उठाया गया जो एक्शन उठाना चाहिए था। भाई वो जो दुर्योधन शुरू से ही जो गड़बड़े कर रहा था, जो गांधार वाले जो शकुनी मामा है, वो शुरू से ही जो गड़बड़े कर रहे थे, वो सबको पता थी। लेकिन सब इस बात में, इस डर में नहीं बोल रहे थे कि धृतराष्ट्र जो है वो अभी राजा है, वो हो सकता है हमें यहाँ से बाहर निकाल दे। पितामह भीष्म है, वो नहीं बोल रहे। वो गड़बड़े थोड़ी बड़ी कि पांडवों को जलाने की बात आ गई लाक्षागृह में, अब जलाने की बात आई, उस पर भी कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद में जब जुआ खेलने की बात आई, तो उस पर भी कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस टाइम भी कोई नहीं बोला। तो जो बात, जो एक्शन जिस टाइम पर लेना था, वो टाइम पे नहीं लिया गया। इस कारण से मामला क्या हुआ, गड़बड़ हुआ। और कहां तक स्थिति पहुंची, महाभारत तक स्थिति पहुंची। अब महाभारत की स्थिति जब पहुंची, जब सारा युद्ध हो रहा था और सब जने पूछ रहे थे कि हमारी क्या गलती, जब आचार्य द्रोण पूछ रहे हैं कि भाई मेरी क्या गलती, जब कृष्ण जब लास्ट में उनको समझाते हैं, जब अर्जुन उनको मारता है और वो अपने जो हथियार त्यागते हैं, वो ऐसे तो हथियार त्यागते नहीं है। जब उनको ये कहलवाया जाता है कि भाई आपके जो पुत्र हैं अश्वत्थामा वो मारा गया, तो उसके कारण वो हथियार छोड़ते हैं। अब जो वो हथियार छोड़ते हैं, तो वो आचार्य जो है वो पूछते हैं कि भाई मेरी क्या गलती। तो भाई कृष्ण यही कहते हैं कि जिस टाइम तुम्हें जो निर्णय लेना था, तुमने वो उस निर्णय लिया नहीं, इसी का आज आप भुगतान भर रहे हो। मतलब जो महाभारत में जो युद्ध लड़ रहे थे ना, उन सबको यही लग रहा था कि हम सही लड़ रहे हैं, हम गलत नहीं लड़ रहे। दुर्योधन को भी यही लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, कर्ण को भी यही लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, पितामह भीष्म को भी यही लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ। जब वो भी पूछते हैं कि भाई मैंने तो अपने कुरु साम्राज्य के लिए मैंने तो अपना जो सिंहासन है वो भी त्याग दिया, मैंने तो कहा भाई चलो ठीक है धृतराष्ट्र को दे दो, मैं तो खाली इसकी रक्षा करूंगा, मैंने क्या गलती की। तब कृष्ण उनको यही बात बोलते हैं कि भाई जिस टाइम पे, जिस समय पे जो एक्शन लेना था वो नहीं लिया गया, इस कारण से स्थिति कहां तक पहुंची, महाभारत तक पहुंची। महाभारत तक पहुंचने का मतलब ये रासायनिक बदलाव होने का अवस्था होना हमारे भीतर, है ना। और ये रासायनिक बदलाव कब होता है, जब हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस होती है। धृतराष्ट्र क्या था, अंधा था ना। अंधा होने का मतलब क्या, जो चीजों को देख नहीं पाता और उसको चीजें सही लग रही होती है। हमारे साथ में भी यही होता है कि गड़बड़ियां हो रही होती है, लेकिन हम उन गड़बड़ियों को पहचान नहीं पा रहे होते। अगर पहचान लेना, मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई भी गड़बड़ करेगा नहीं। भाई आपके सामने अगर कांटा पड़ा है, तो क्या आप उस कांटे पे पांव रखोगे? लेकिन आपको पीड़ा हो रही है तो इसका मतलब कांटा चुभ चुका है। और कांटा क्यों चुभा, आपको पता नहीं था कि कांटा है, फिर भी आपने वहां पर पांव रख दिया। आपका इस तरह से एक्शंस ले लेना और एक्शंस को नॉर्मल समझना, इस कारण से फिर हम अपने ऊपर काम नहीं कर पाते, है ना। कि भाई ये चीजें अनियंत्रित क्यों होती है, क्योंकि हम कई सारी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, कई सारी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, जिन गलतियों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिन गलतियों को हम पहचान नहीं पाते। इस कारण से फिर मामला गड़बड़ होता है। क्योंकि अगर कोई अपनी गलती पहचान लेना, तो मैं कह रहा हूं उसके तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता।
इस संसार की सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को पहचान ले। यह बहुत मुश्किल कार्य है। खुद की नज़र में गलत ठहराना बहुत एक असंभव सी चीज़ हो जाती है। ये बहुत मुश्किल होता है। कोई अगर आपको कोई गलत बोल भी देना, नहीं आपने ये गलत किया है, आप एकदम हथियार लेके खड़े हो जाते हो, ऐसे कैसे मुझे गलत कह दिया, मैंने कौन सी गलती की है, मैं तो एकदम सही हूँ। लग रहा है कि गड़बड़ हुई है, बट फिर भी वो क्या है कि हथियार लेके खड़ा हो जाएगा, मैंने कौन सी गलती की है। तो जो व्यक्ति खुद को गलत देख ले, जो खुद की मिस्टेक्स को देख ले, जो खुद की गलतियों को देख ले, ये इस संसार की बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना है जो आपको एक नॉर्मल इंसान से ऊपर उठाती है। नॉर्मल इंसान एक सिंपल आत्मा है और उससे ऊपर उठा हुआ इंसान परमात्मा है, या आप उसको महात्मा बोल सकते हो। तो जो भी व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचानता है, जो भी व्यक्ति अपनी गलतियों में सुधार कर लेता है, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेता है, वो एक नॉर्मल इंसान ना रह के एक क्रांतिकारी इंसान बन जाता है। क्रांति का मतलब ही क्या है? भीतर की गलतियों का निपटारा करना, दूसरों की गलतियों का सुधार नहीं। आप किसी की गलती नहीं सुधार सकते। आप चाहे 1000 शिकायतें कर लो कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरे ससुर जी ऐसे हैं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे साथ वाले ऐसे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, नहीं। आप किसी की भी गलती सुधार नहीं सकते। अगर ऐसा संभव हो पाता तो एक जो अध्यापक क्लास में पढ़ाता है, सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन सारों बच्चों के 100 में से 100 नंबर नहीं आते, क्योंकि वो चीज़ संभव नहीं है। उसका कार्य पढ़ाना है, उसका कार्य समझाना है। जितना समझ में आए वो सामने वालों के ऊपर निर्भर करता है ना। क्योंकि वहां पर बात हो रही है अपने खुद की गलती को पहचानना, अपनी खुद की मिस्टेक्स को पहचानना। तो ये जो खुद की गलती को पहचानने की जो प्रक्रिया है, ये बड़ी टेढ़ी प्रक्रिया है। इसीलिए हर बार यही सवाल आता है कि मुझे नहीं पता कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्योंकि पता हो जाए तो फिर तो आपको डॉक्टर कन्हैया से मिलने की जरूरत ही नहीं है, और ना किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत है ना। क्योंकि गड़बड़ यही लगती है कि यार जी जी है ना। तो ये जो पार्ट है ना कि हमारा जो मन है वो जो अति में जाता है, या हमारा मन जब अनियंत्रित होता है, ये अनियंत्रित हमारे ही अतीत, जो हमारा पास्ट, जो शुरू से लेकर अब तक की जो यात्रा है हमारी, उसी यात्रा के अंदर हमारे ही कुछ मिस्टेक्स होती है। उसी मिस्टेक्स का आउटकम हमारा आज का दिन है। ये इसी जन्म के संस्कार है। क्या आप देखो, पूर्व जन्म है, जो भविष्य का जन्म है, ये सारे क्या है कि मन बहलाने के अलग अलग तरीके हैं। अब ये अलग अलग जगह पे दिए गए उत्तर है। अब जैसे मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको ये डर लगता है कि अच्छा सब जने मरने के बाद में क्या इस दुनिया से सब चले जाएंगे, तो सारे फिर क्या है कि मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, है ना, तो आप इस दुनिया को वापस देख नहीं पाओगे। तो उनको लगता है बहुत डर, तो उनको डर लगता है, तो उनका जैसे अपन छोटे टाबर का एक मन बहलाते हैं ना कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस जन्म लेके आएंगे, चिंता मत करो, वापस इस दुनिया में आएंगे, तब उनका मन शांत होता है। तो ये एक उत्तर है। ऐसे ही पास्ट लाइफ का, जैसे मान लीजिए कि एक पति पत्नी है, उनका एक बच्चा हुआ। अब बच्चा हुआ तो बच्चे को क्या है कि मान लीजिए कि पैदाइशी कोई बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी होगी जो मान लो कैंसर ही हो गया उसको। अब कैंसर हो गया तो माता पिता को क्या है कि बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, बहुत ज़्यादा घबराहट, माता पिता के मन में पश्चाताप होने लग गया कि हमारी गलती की वजह से बच्चे के ये बीमारी हुई। अब मान लो उनके मन में ये गलती हो रही है, अब वो अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हर कोई उनके मन को बहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका मन नहीं बहल रहा। तो किसी मेरे तरह किसी काउंसलर ने, किसी महात्मा ने, किसी ने भी उसको ये उत्तर दिया होगा कि बेटा ये तुम्हारी गड़बड़ नहीं है, ये इस बच्चे की गलती है। तो उन्होंने बोला होगा कि इस बच्चे की कहाँ गलती है, ये तो अभी पैदा हुआ है, इसने क्या गलत किया? नहीं, अभी का नहीं, पिछले जन्म की गड़बड़ है, पिछले जन्म के कर्मों का फल है, इस कारण से इसको आज दिक्कत हुई है। तो इस उत्तर को सुन के माता पिता का मन क्या हो जाता है? कुछ शांत होता है, कुछ हल्का होता है। इस तरह का उत्तर है ये। अगर ये उत्तर नहीं होते ना तो हम सभी एक ही बात को सत्य मानते होते, सब लोग उन बातों को मानते, सब लोग उन बातों को मानते, है ना। भाई जैसे आप आग में हाथ डालते हो, तो मैं भी यही कहूंगा कि हाथ डालने पर आग में हाथ जलता है, और आप भी शायद यही कहोगे। आप ऐसे नहीं कहोगे कि नहीं, आग में हाथ डालने पर आग हाथ नहीं जलता।
और वो चाहे इस दुनिया में किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सब लोग यही बात बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है। जो सार्वभौमिक सत्य है वो सब धर्मों में सत्य है, लेकिन जो सार्वभौमिक सत्य नहीं है वो अलग अलग जगह के अलग अलग उत्तर है। चाहे वो पिछले जन्म का हो, चाहे वो अगले जन्म का हो, चाहे वो स्वर्ग का हो, चाहे वो नर्क का हो। अगर स्वर्ग और नर्क भी एक जैसा होता तो सब धर्मों का एक जैसा होता। सब धर्मों के अलग अलग स्वर्ग और नर्क है, और उनमें जाने के सबके तरीके अलग अलग हैं। भाई अगर एक्चुअल में चीज होती तो वो एक ही होती ना, अलग अलग थोड़ी होता। भाई पानी मैं पीता हूं तो मेरी प्यास भी बुझाता है, और पानी आप पीते हो तो आपकी प्यास भी बुझाता है। इसमें कोई दोगलापन थोड़ी है पानी का, एक ही तो नियम है। जो यूनिवर्सल नियम है, जो सार्वभौमिक सत्य है, वो हम सब के लिए सत्य है, और वो सब धर्मों में सत्य है। और जो मन बहलाने की बातें हैं वो सब जगह की अपनी अलग अलग बातें हैं, है ना। जैसे कई, अभी मैं 4 दिन पहले एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे ये डर लगता रहता है कि सब जने खत्म हो जाएंगे और मैं अकेला इस दुनिया में रह जाऊंगा, फिर मेरा दाह संस्कार कौन करेगा। और मैं ऐसे ही, मतलब क्या है कि ऐसे ही लेटा हुआ पड़ा रहूंगा, मुझे कोई ना तो मेरी कोई अर्थी उठाएगा, ना मुझे मतलब कोई है ना शमशान तक लेके जाएगा, मेरी स्थिति क्या होगी, है ना। तो मैं अकेला ही रह जाऊंगा। इस तरह के ख्याल पैदा होते हैं। तो इस तरह के ख्यालों में भी अलग अलग तरह के उत्तर होते हैं, है ना। कईयों को ये डर लगता है कि सर, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकदम ध्यान से चलो, आपके पाँव के नीचे क्या है, जानवर या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो लगातार मर रहे हैं, तो आपसे क्या हो रहा है, पाप हो रहा है। अच्छा, आपसे पाप हो रहा है तो आप किस में जाओगे, नर्क में जाओगे। नर्क में जाओगे तो वहाँ पे नर्क के अंदर वो जो खौलता हुआ तेल है उसमें तुम्हें क्या किया जाएगा, तला जाएगा। तो इस चीज़ से उनको डर लगता है। लोग चलने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। बहुत सारे मेरे पास में आते हैं जो इस तरह से चलते हुए आते हैं। मैं ऐसे क्यों चल रहे हो, सर पाप हो जाएगा। अच्छा, पाप हो जाएगा तो क्या होगा, पाप हो जाएगा तो सर नर्क के अंदर क्या है कि खोलते हुए तेल के अंदर डालना पड़ेगा। और मैं तो ये सोच के ही बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डर जाता हूँ। अच्छा, अभी कल मैंने एक बिजनेसमैन से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग के अंदर क्या वो एक शेयर लेते हैं, शेयर मार्केट जैसी टॉप पे जाता है तो आप अपने शेयर को क्या करते हो, बेचते हो। शेयर मार्केट जैसे ही डाउन आता है तो आप खरीद लेते हो, क्योंकि डाउन आता है तो किसी को नुकसान हुआ होगा, वो अब बेचना चाहता है, तो वो बेचना चाहता है तो वो क्या करता है, उससे खरीदता है, और जब वो ऊपर जाता है तो वो बेचता है। तो उन्होंने क्या है, किसी महात्मा जी को बोलते हुए सुन लिया कि आपको क्या है कि हमेशा दूसरों के हित की बात करनी चाहिए, दूसरों के नुकसान की बात नहीं करनी चाहिए। तो अब उसके दिमाग में ये बात चलने लग गई कि यार मैं जब ऊपर जाके शेयर बेचता हूँ तो मैं तो लोगों के साथ में क्या कर रहा हूँ, नुकसान कर रहा हूँ, धोखा कर रहा हूँ। और मैं नीचे उनके शेयर खरीद लेता हूँ, जबकि मुझे पता है कि ये शेयर वापस ऊपर जाएगा। तो मुझे, जिससे मैं खरीद रहा हूँ ना, उसको मुझे समझाना चाहिए कि भाई तू ये बेच मत, ऐसा तो बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो ये क्या है, अलग अलग तरह के उत्तर है ना। जैसे कई लोग कहते हैं कि शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जिसने नहीं की वो तो यही कहता है कि मत करो, जिसने की वो कहता है कि भाई करनी चाहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अलग अलग मत है इस संसार के अंदर, और वो सब जो है ना, वो सिर्फ हमारे मन को बहलाने के उत्तर है ना। कई बार जैसे मुझे भी, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे मैं कई बार भगवान का भी एग्जाम्पल लेके बोलता हूँ, तो मैंने कहा कि भगवान जो है ना, वो मन बहलाने का सबसे बड़ा साधन है। बड़ा अच्छा मन बहलता है हमारा। हम किसी भी चीज़ से परेशान है, मंदिर में जाके हाथ जोड़े, भाई तू जाने तेरी, है ना, थोड़ा सा मन बहल जाता है, वापस अपने घर आ जाते हैं, है ना। तो मैं कहता हूँ हमारा भी काम ऐसा ही है। मनोचिकित्सकों का काम, तो हमारा काम भी भगवान जैसा काम है ना। तो उत्तर है ये सारे, है ना, कि हम चाहे वो पास्ट लाइफ की बात करते हो, चाहे हम फ्यूचर लाइफ की बात करते हो, चाहे हम स्वर्ग की बात करते हो, चाहे हम नर्क की बात करते हो, क्योंकि जो गया है वो आज तक लौट के नहीं आया। जो गया है वो आज तक लौट के नहीं आया, है ना। और किसी ने आके ये नहीं बताया कि मैं अभी स्वर्ग में हूँ। जैसे वो अपने 12 दिन होते हैं ना, तो वो महाराज जी पूछते हैं कि लो अपने दादाजी को झूला झिलाओ, है ना। महाराज जी को बिठा के फिर अपन ऐसे पूछते हैं कि हाँ भाई दादाजी सो रहा है कि दो रहा है। तो महाराज जी को अगर झूला अच्छा आता है तो महाराज जी बोलते हैं कि सो रहा है सो रहा है, और उनको झूला झूला अगर दोहरा आता है तो वो बोलते हैं दादाजी दो रहा है ना। तो ये सारी बातें जो है, ये सिर्फ वो जो आपको एक जो पीड़ा महसूस हो रही है, वो जो आपको एक दुख महसूस हो रहा है, उन सब दुखों के अंदर आपके मन को बहलाया जाए, इसके उत्तर हैं ये। इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि किसी ने आज तक आके नहीं बताया, क्योंकि बताएगा तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई वहां से भी वापस आया जाता है, वो बताते हैं हमें। तो ये वाला जो पार्ट है ना जिसको हम बात कर रहे हैं अनियंत्रित मन का नियंत्रित होना, इसके अंदर हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। उन गलतियों को पहचानने के लिए अपने को क्या है कि अगले सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसको मैं आपको, ये समझ में आ गया आपको? इसमें तो कोई डाउट? बढ़िया, अच्छे समझ में आ रहा है ना, कि इधर को अगर बंद करना है तो इधर के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा मन अनियंत्रित होता है इसको हम नियंत्रित कैसे करें, इसके लिए अपन अगले सेशन में, जब अगले रविवार को, आपको एक दिन 2-3 दिन पहले ही पता चल जाएगा ग्रुप के अंदर कि भी आज क्लास है, तो उस दिन आपको आना है। अच्छा, एक मैं इसके साथ में आपको एक अभ्यास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप रेगुलर किया करें अपने घर में, जिसको उससे हमारा मन और रिलैक्स होता है, उससे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है, दवा की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। तो वो क्या है, वो है एक ध्यान का अभ्यास करना या सांस की कसरत किया करना। अगर आप रेगुलर इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अपने घर में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक 10 से 1 मिनट का एक अभ्यास भी करवा रहा हूँ, तो उस अभ्यास को आप करिए और अगले 5-6 दिन आप उसको रेगुलर करिएगा अपने घर के अंदर, सुबह और शाम को दोनों टाइम करिएगा। उससे आपका नींद का क्वालिटी भी बेहतर होगा, आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स रहेगा और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे क्या होएगी, कम होएगी। क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूँ कि भाई दवा की रिक्वायरमेंट कम से कम हो, है ना, क्योंकि बाहर का ही होता है, जब तक भीतर का नहीं आता तब तक कोई आनंद, वो आनंद नहीं आता जो आनंद आना चाहिए। जो खुदरी बहु सुमणियोड़ो जी को खाणो है या खुदरे घरसू जी को बणियोड़ो खाणो है, बीरो जी को टेस्ट है, जी को स्वाद है, वो होटल वाले स्वाद कौन। तो बाहर से हम चाहे कितनी दवा खा लें, उससे जो मिलने वाली खुशी है ना, उसका कोई मोल नहीं है। जो हमारे भीतर की जो खुशी पैदा होती है उसके आगे किसी भी प्रकार का कोई मोल नहीं है। जिस प्रकार से घर में बने हुए खाने का जो स्वाद है ना, वो होटल वाले में नहीं मिल सकता। बाहर वाले से चाहे 10 रुपए में लाओ, चाहे 100 में लाओ, चाहे 1000 में लाओ, चाहे लाख में लाओ, फिर भी वो स्वाद नहीं हो सकता जो घर में बना है, जो भीतर बना है। तो जो भीतर की जो खुशी है ना, उस खुशी का मोल बाहर की कोई भी चीज नहीं कर सकती, ना वो दवा कर सकती है, ना वो किसी और प्रकार की वस्तुएं कर सकती है। तो भीतर कैसे हो, उसी के लिए अपन इस पे कार्य कर रहे हैं।